हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम रिंग वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि रिंग वैदिक पीरियड के अंदर सेटलमेंट कैसा था, उनके सोशल स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, आर्किटेक्चर के बारे में, रिलीजियस के बारे में और साथ ही में वर्ण सिस्टम के बारे में भी हम डिटेल से देखेंगे। इसी तरीके के इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। चलिए चलते हैं, हम रिंग वैदिक पीरियड को डिटेल से पढ़ते हैं। ऋग वैदिक पीरियड 1500 century to 1000 BCE, also known as early Vedic period, is a foundational era in ancient Indian history, primarily illuminated by ऋग वेदा। यानी ऋग वैदिक पीरियड जो है 1500 सेंचुरी से लगाकर 1000 BC का पीरियड है, जिसे हम अर्ली वैदिक पीरियड भी कहते हैं। और एक होता है लेटर वैदिक पीरियड, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। आज हम अर्ली वैदिक पीरियड को डिटेल से पढ़ेंगे। रिंग वैदिक या अर्ली वैदिक पीरियड को फाउंडेशनल इरा माना जाता है एंशिएंट हिस्ट्री का। ये माना जाता है कि यहीं से जो सभ्यताएं हैं वो शुरू हुई थी। इससे पहले हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थी वो फ्लराइश हुई थी इंडिया और पाकिस्तान, जो इंडस रिवर है वहाँ पर। लेकिन उसके डिक्लाइन के बाद ऋग वैदिक पीरियड जो है वो क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। और कैसे होता है, इंडो आर्यंस जो हैं वो यूरेशियन स्टेपी से माइग्रेट करके इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर आते हैं और यहाँ पर सेटल्ड होते हैं। अब हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि हमें इस तरीके की जानकारी कैसे या फिर हमें इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है। तो जो ऋग वेदा है उससे हमें एविडेंसेस मिलते हैं कि इस तरीके का कोई पीरियड था और ऐसे जो लोग थे वो क्या होते, सेटल्ड हुए थे इस पीरियड में। This period marks settlement of Indo-Aryans in सप्त सिंधु region and lay the groundwork for a later Indian civilization। यानी ये जो पीरियड है वो उस पीरियड के अंदर जो इंडो आर्यंस जो माइग्रेट करके इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर आए थे वो सप्त सिंधु रीजन के अंदर सेटल्ड हुए थे। और इसके बाद हमारी इंडियन सिविलाइजेशन या फिर हमारी एंशिएंट सिविलाइजेशन का एक फाउंडेशन क्रिएट किया और उस समय से हमारी जो सिविलाइजेशन है वो कंटिन्यूसली चलती आ रही है। एटलिंग इन सप्त सिंधु, यानी जो इंडो आर्यंस माइग्रेट करके इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर आए थे तो वो कहाँ पर सेटलमेंट हुआ था उनका, सप्त सिंधु जो रीजन है वहाँ पर। अब ये सप्त सिंधु रीजन क्या है उसे पहले देखते हैं। द अर्ली इंडो आर्यंस वर कन्फाइंड टू द सप्त सिंधु लैंड ऑफ 7 रिवर्स। यानी ये जो इंडो आर्यंस आए थे वो इस सप्त सिंधु, यानी सप्त सिंधु का मतलब क्या है, लैंड ऑफ 7 रिवर्स, यानी 7 नदियों का रीजन या फिर जगह जहां पर 7 इंपॉर्टेंट रिवर है वहां पर इंडो आर्यंस का क्या हुआ था, सेटलमेंट हुआ था। अब ये 7 इंपॉर्टेंट रिवर कौन सी है, तो दिस रीजन्स इंक्लूडेड द इंडस रिवर, सिंधु जिसे उस टाइम में सिंधु रिवर कहा जाता था, एंड इट्स 5 ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज, और इसकी जो 5 ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि इंडिया से ओरिजिन होती हैं एंड देन आफ्टर वो पाकिस्तान के अंदर एंटर करती हैं और इसके बाद वो पठानकोट पे जाकर ये 5 रिवर जो हैं वो इंडस रिवर के साथ मर्ज होती है। सबसे पहली रिवर है झेलम, जिसको विस्तता कहते हैं, चिनाब, अश्किनी, रावी, पुरुषिनी, ब्यास, विपश एंड सतलज, शुतुद्री। तो ये जो 5 इंपॉर्टेंट रिवर हैं उसके जो एंशियंट नेम है वो आपको इंपॉर्टेंटली याद करने हैं, क्योंकि इस तरीके के जो क्वेश्चन है कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्पेशली ये 5 रिवर्स के एंशियंट नेम जरूर याद करना। द 7th रिवर वॉज द सरस्वती। तो फर्स्ट रिवर इंडस और 5 उसकी ट्रिब्यूटरी और एक और 7th रिवर जो थी, इंपॉर्टेंट रिवर जो थी वो थी सरस्वती, जिसे घाघरा हकरा रिवर सिस्टम भी कहा जाता था, which is believed to have dried up around 1900 BC but was significant river during Ring Vedic period। यानी 1900 BC के टाइम पीरियड पे ये सूख गई थी ऐसा माना जाता है, लेकिन ये रिंग वैदिक पीरियड के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट रिवर थी। क्यों? क्योंकि इसका कल्चरल इंपॉर्टेंस था। द रिंग वेदा ऑल्सो मेंशन गंगा एंड यमुना रिवर्स, यानी रिंग वेदा के अंदर जो गंगा है आज जिसे हम बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं और जो उसकी ट्रिब्यूटरी है, मेन ट्रिब्यूटरी जो है यमुना रिवर, वो भी मेंशन है रिंग वेदा के अंदर। बट दे वर पेरिपेरियल टू देयर कोर सेटलमेंट इंडिकेटिंग अ ग्रेजुअल ईस्टवर्ड मूवमेंट, यानी उनका जो सेटलमेंट हुआ था इंडो आर्यंस का वो इंडिया के वेस्टर्न पार्ट के अंदर हुआ था। और गंगा और यमुना जो है वो कहाँ पर फ्लो करती है, जो हमारा नदन पार्ट है, नदर सेंट्रल पार्ट है वहाँ पर, और ईस्ट वर्ड फ्लो करती है जो कि इनके सेटलमेंट से काफ़ी दूर है। इसीलिए जो 5 और 7 इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज विथ रिवर जो थी वही उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और वहीं उनका सेटलमेंट हुआ था। अब बात करते हैं उनके सोशल स्ट्रक्चर, मतलब
वैदिक पीरियड के अंदर उनका सोशल स्ट्रक्चर कैसा था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सोशल स्ट्रक्चर के अंदर जैसे कि किनशिप होता था, यानी एक फैमिली जो रहती थी वो किनशिप, कम्युनिटी हम कह सकते हैं, एंड इवॉल्विंग वर्ना सिस्टम, यानी हम सोशल स्ट्रक्चर की बात करें तो वहाँ किनशिप का था स्ट्रक्चर था, और कम्युनिटी यानी जो छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं, ट्राइब की कम्युनिटीज होती है वो, और उस टाइम पे वर्ण सिस्टम भी जो था इवॉल्व हुआ था। रिंग वैदिक सोसाइटी वॉज फंडामेंटली पेट्रियार्कल एंड किनशिप बेस्ड विद द फैमिली एज अ बेसिक यूनिट, यानी अगर रिंग वैदिक सोसाइटी की अगर हम स्ट्रक्चर माने या फिर किस तरह की सोसाइटी थी, तो पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, यानी पितृ सत्ता जिसे कहते हैं, जहाँ बेटा जो रहे वो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उसको कौन बढ़ाएगा, हमारा जो बेटा होगा वो। पैट्रियार्कल सोसाइटी है और किनशिप बेस्ड है, यानी जो सबसे बड़ा पुत्र रहेगा वही क्या होगा, राजा बनेगा, या फिर जो भी उस समय जो भी किनशिप होता था या फिर जो कम्युनिटी का हेड होता था वो बेटा बनता था। और कुछ फैमिली की यूनिट्स थी, जैसे कि फैमिली जैसे कुल कहा जाता है, आज भी आपने कुल वर्ड सुना होगा कि हमारा ये कुल है, हम इस कुल से आते हैं, तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसे कुल कहा जाता है, और उसका जो हेड होता है उस स्मॉल यूनिट का और कुल का या फैमिली का, वो कौन होता है, कुलप्पा होता है, जो कि एल्डर मैन होता है, यानी सबसे एल्डरेस्ट मैन जो भी होगा आपकी फैमिली में या उस यूनिट के अंदर, उसे कुल कहा जाता है। तो ये छोटे छोटे जो टर्म्स हैं वो बहुत पूछे जाते हैं, तो उसे याद रखना। इसके बाद विलेज जो रहता है, जैसे ग्राम जिसे कहा जाता है, अ क्लस्टर ऑफ फैमिलीज, यानी विलेज यानी काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज के जो क्लस्टर्स होते थे वो मिलकर एक ग्राम या फिर विलेज बनाते थे, जिसको कौन लीड करता था, ग्रामनी, है ना, जैसे आज सरपंच होता है वैसे ग्रामनी। एंड द ग्राम लिटरली मीन अ कलेक्शन ऑफ फैमिलीज, और ग्राम का लिटरली जो मीन होता था वैदिक के अंदर वो अ कलेक्शन ऑफ फैमिली था। अब इसके बाद आता था क्लेन या विश। क्लेन यानी अ ग्रुप ऑफ विलेजेस, यानी काफ़ी ज़्यादा विलेजेस बनकर क्लेन, जैसे आज हमारे काफ़ी ज़्यादा विलेज बनकर टाउन बनता है वैसे, जो कि विशपति के द्वारा हेड किया जाता था। सेवरल विश कंप्राइज अ जन, और कई सारे विश बनकर एक जना बनाते थे, यानी विलेजेस के विलेजेस यानी टाउन्स की जो ग्रुप होगा उसे जन कहते हैं। अब आते हैं ट्राइब, है ना, जैसे यहाँ पर जन कहा जाता है, जो कि अभी हमने पढ़ा, द लार्जेस्ट सोशल यूनिट, यानी सबसे बड़ी जो सोशल यूनिट होती थी उसे जन कहा जाता था। अ कलेक्शन ऑफ क्लेन और विलेजेस, यानी कई सारे विलेजेस और कई सारे क्लेन्स मिलकर एक सोशल यूनिट बनता था, बहुत बड़ा यूनिट बनता था, जिसे ट्राइब या जन कहा जाता था, जिसमें हर तरह के ट्राइब होते थे। द ट्राइबल चीफ वॉज राजन, और उन ट्राइब का जो चीफ होता था वो कौन होता था, राजन या जनसया गोपा उसके उसे कहा जाता था। प्रोटेक्टर ऑफ द पीपल, जिसका मतलब है प्रोटेक्टर ऑफ पीपल। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि जन को कौन हेड करता था, है ना, विश्वपति कौन था, और ग्राम को कौन हेड करता था, तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते थे। छोटे छोटे टर्म्स जो है वो आपको लर्न करने हैं। द टर्म जना अपीयर फ्रिक्वेंटली इन रिंग वेदा, और ये जो जन शब्द है यानी ट्राइब जिसका मतलब होता है, वो लगभग 275 टाइम रिंग वेदा के अंदर अपीयर हुआ है, जो कि ट्राइबल आइडेंटिटी को या फिर इंपॉर्टेंस को क्या करता है, हाईलाइट करता है रिंग वेदा पीरियड के अंदर। अब उनका सोशल स्ट्रक्चर के अंदर वर्ण सिस्टम जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि फ्लेक्सिबल था और ऑक्यूपेशनल था। अब एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूं कि जो वर्ण सिस्टम रिंग वैदिक पीरियड या फिर अर्ली रिंग वैदिक पीरियड के अंदर जो था वो बहुत ही फ्लेक्सिबल था और ऑक्यूपेशन के बेस्ड पे था, लेकिन जब हम लेटर वैदिक पीरियड की बात करते हैं तो उसके अंदर वर्ण सिस्टम जो रहता है वो बर्थ के रिलेटेड होता है। मतलब आज हम देखते हैं रिंग वैदिक पीरियड के अंदर कि ऑक्यूपेशन के हिसाब से वर्ण डिसाइड होता है, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड के अंदर वर्ण या किसी की जो सिस्टम वर्ण सिस्टम जो है, वर्ण किसके हिसाब से डिफाइन किया जाएगा, उसकी बर्थ के, यानी वो किसका पुत्र है उसके हिसाब से उसको वो वर्ण दिया जाएगा। तो वर्ण सिस्टम अ क्रूशियल डिस्टिंक्शन फ्रॉम लेटर पीरियड इज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वर्ण सिस्टम। इनिशियली यानी लेटर पीरियड से ये फ्लेक्सिबल है, इनिशियली इट वाज बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन नॉट रिजिड बट, यानी अभी जो अर्ली रिंग वैदिक पीरियड है उसमें ये किस पे बेस्ड है, ऑक्यूपेशन पे है, बर्थ पे इतना ज़्यादा नहीं है। मतलब यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि नॉट रिजिड बर्थ। अब रिंग वेदा के अंदर 4 वर्ण सिस्टम थे। फर्स्ट ब्राह्मणा, जिसे प्रिस्ट एंड टीचर, यानी उनका क्या
मेन जो वर्क होता था वो क्या रहता था प्रिस्ट का, कि वो ब्राह्मण्स होते थे, पूजा पाठ करवाना, मंदिरों की पूजा करना, कोई यज्ञ करवाना है, कोई रिचुअल करवाना है। और जो क्षत्रिय यानी जो राजा होते थे उनको पढ़ाने का काम वो करते थे। तो प्रिस्ट और टीचर होते थे, उन्हें ब्राह्मण कहा जाता था। इसके बाद राजन्य या क्षत्रिय जो कि वॉरियर्स होते थे और रूलर्स होते थे, जैसे कि जो प्रोटेक्ट करता है, जो रूल करता है, जो लोगों की मदद करता है। और एक जो राजा रहता था उसे क्षत्रिय कहा जाता था और उस पूरे घराने को क्षत्रिय कहा जाता था। इसके बाद थे वैश्या, यानी जो कॉमन पीपल थे इंक्लूडिंग कल्टीवेटर्स, आर्टिशंस, ट्रेडर एंड ऑल्सो रिफेयर टू एज अ विश भी उन्हें कहा जाता था। यानी वैश्य वो लोग थे जो एग्रीकल्चर के अंदर थे, आर्टिशन, कारपेंटर्स जो रहते थे और जो कॉपर का वर्क करते थे, और जो ट्रेडर्स होते थे अनाज बेचना इस तरीके की चीज़ें जो करता था उसे वैश्य कहा जाता था। इसके बाद आते हैं लास्ट शूद्र। दिस कैटेगरी इमर्ज टुवर्ड द एंड ऑफ ऋग वेदा, यानी स्टार्टिंग या फिर अर्ली जो पीरियड था, अर्ली वैदिक पीरियड का जो स्टार्टिंग पॉइंट था उस टाइम पे शूद्र कैटेगरी नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे ये खत्म होता गया ये जो पीरियड था अर्ली वैदिक पीरियड का, तो हमें यहाँ पर शूद्र जो है ये एक और कैटेगरी इमर्ज होती है। प्राइमरली कंप्राइजेस कॉन्क्वायर नॉन आर्यंस, यानी ये वो लोग होते थे जो कि नॉन आर्यंस होते थे एंड दोज इंगेज इन अ मिनियल टास्क, यानी जो छोटे छोटे काम करते थे, जैसे किसी का काम करना, किसी के घर पे काम करना, उस तरह की जो चीज़ें थी वो शूद्र मानी जाती थी। ऐसा कहा जाता है कि शूद्र जो अपर 3 वर्ण सिस्टम है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, उनको क्या करते थे, उनके लिए वर्क करते थे, वो जो भी कहते थे उनका वर्क वो करते थे। सो द फेमस पुरुषा सुक्ता इन 10th मंडल जो लिखा हुआ है, मतलब फेमस पुरुषा सुक्ता कौन से मंडल से है, 10th मंडल से, विच इज डिस्क्राइब द ओरिजिन ऑफ 4 वर्ना फ्रॉम द कॉस्मिक बीइंग पुरुषा। तो अगर हमें ये कोई पूछता है कि वर्ण सिस्टम है ऐसा आपको कहाँ से पता चलता है, तो जो फेमस पुरुष सुक्ता है ऋग वेदा का जो पार्ट है 10th मंडला से हमें ये पता चलता है कि 4 वर्ण सिस्टम था उस समय पे। एंड कंसिडर अ लेटर एडिशन रिफ्लेक्ट द बिगनिंग ऑफ अ मोर रिजिड सोशल हायरार्की। और शूद्र का जब इमर्ज हुआ, ये कैटेगरी जब इमर्ज हुई, तो हमें ये रिफ्लेक्ट होता है कि जो सोशल हायरार्की थी बहुत ज़्यादा रिजिड हो गई थी, यानी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और एक्सट्रीम लिमिटेशन जो है वर्ण सिस्टम पे लगाए गए थे। However, intervर्ण mobility and intermarriage were still possible। जैसा कि हमने कहा कि अभी जो वर्ण सिस्टम है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल है, यानी इतना रिजिड नहीं है, इतना ज़्यादा लिमिटेशंस नहीं लगाएगी। इसी वजह से इंटरवर्ण मोबिलिटी होता था और इंटर मैरिजेस भी होती थी वर्ण सिस्टम के अंदर। लेकिन लेटर जब पीरियड के अंदर, जब लेटर वैदिक पीरियड वाला जब टाइम आया था, उस टाइम पे जो वर्ण सिस्टम की जो मोबिलिटी थी वो नहीं होती थी, इंटर वर्ण मोबिलिटी बिल्कुल स्टॉप कर दी गई। फिर वर्ण इंटर मैरिज बिल्कुल स्टॉप कर दी गई थी और काफ़ी ज़्यादा वुमेन्स पे रेस्ट्रिक्शन लगाए, शूद्र और वैश्यस पे भी काफ़ी रेस्ट्रिक्शन लगाए थे, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं कि ऋग वैदिक पीरियड के अंदर वुमेन का क्या स्टेटस था, वुमेन किस तरीके से अपना रोल वहाँ पर प्ले करती थी। तो वुमेन एंजॉय अ रिलेटिवली हाई स्टेटस एंड रिस्पेक्ट, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो अर्ली वैदिक पीरियड है उस टाइम पे उनका जो स्टेटस था वो बहुत ही अच्छा था और रिस्पेक्टफुल था। दे पार्टिसिपेटेड इन ट्राइबल असेंबलीज लाइक सभा एंड समिति, यानी जो सभा होती थी और जो समितिज होती थी, कहाँ पर ट्राइबल असेंबलीज जो रहती थी वहाँ पर ये क्या करती थी, पार्टिसिपेट कर सकती थी, उनको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया था। और काफ़ी कंपोज भी हिम्स करती थी, जैसे लोपमुद्रा, घोषा, अपाला और विश्वरा जो ये जो वुमेन्स थी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्या किया था, हिम्स भी कंपोज की थी। यानी हम ये कह सकते हैं कि वुमेन को अभी किसी भी प्रकार का रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है, वो एजुकेशन रिसीव कर सकती थी एंड हैड अ फ्रीडम टू चूज देयर पार्टनर्स, यानी उस समय पे स्वयंवर होता था। स्वयंवर यानी वो खुद अपना वर चॉइस करती थी, चुनती थी। जैसे सीता ने चुना था अपना, उनका स्वयंवर हुआ था, उस तरीके से। इसके बाद उस टाइम पे चाइल्ड मैरिज जो थी वो एब्सेंट थी, यानी हम ये कह सकते हैं कि वुमेन्स की चाइल्ड मैरिज उस समय पे नहीं होती थी, यानी चिल्ड्रंस जो मैरिज होती थी ना, जो लेटर वैदिक पीरियड के अंदर थी वो नहीं होती थी। इसके बाद यहाँ पर विडो रीमैरिज भी यहाँ पर नहीं होती थी, यानी पॉसिबल नहीं थी। विडो रीमैरिज वॉज पॉसिबल, यानी जो विधवा होती थी उनकी
फिर से शादी करवाई जाती थी। तो अर्ली वैदिक पीरियड के अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है कि चाइल्ड मैरिज एब्सेंट थी और विडो में रीमैरिज जो थी वो पॉसिबल थी, यानी जो किसी का हस्बैंड की अगर डेथ होगी तो वो फिर से दूसरी शादी कर सकती है। वाइल द मोनोगोमी वॉज कॉमन, यानी मोनोगोमी यानी एक ही स्त्री से शादी करना, एक ही वाइफ होना, वो यहाँ पर कॉमन था। लेकिन जो कॉमन पीपल थे वो मोनोगमी करते थे, यानी उनकी एक ही वाइफ होती थी। लेकिन पॉलीजनी जो थी वो चीफ्स एंड वेल्थी जो लोग होते थे, यानी क्षत्रिय धर्म के जो लोग होते थे, वो पॉलीगनी करते थे, या फिर जो वेल्थी यानी बहुत ज़्यादा जिसके पास पैसा होता था वो पॉलीगमी करते थे। यानी एक जो पुरुष है उसकी कई सारी क्या होती थी, रानियां होती थी, या फिर कई सारी पत्नियां होती। तो ये जो है वो किया जाता। तो आपको ये दोनों टर्म याद रखने कि मोनोगमी क्या होता है और पॉलीजनी क्या होता है। तो मोनो का मतलब होता है वन, मोनो का रियल मीनिंग होता है वन, तो आप मोनो से याद करते हो कि मोनोगमी यानी सिंगल और पॉलीजनी यानी कई सारी स्त्रियों से शादी करना। राइट, अब हम आगे बात करते हैं इकोनॉमी की, यानी ऋग्वैदिक पीरियड के अंदर इकोनॉमी कैसी थी। तो इकोनॉमी जो थी पैस्टोरलिज्म डोमिनेंट, यानी ज़्यादातर एनिमल का डोमेस्टिकेशन किया जाता था, और एग्रीकल्चर इमर्जिंग, यानी उस टाइम पे एग्रीकल्चर जो थी वो स्टार्ट हो चुकी थी। ऋग्वैदिक इकोनॉमी वॉज प्रीडोमिनेटली पैस्टोरल सेंटर्ड अराउंड द कैटल रियरिंग, यानी इंपॉर्टेंट वही था, मतलब मेन फोकस उनका वही था, पैस्टोरल यानी डोमेस्टिकेशन करना एनिमल्स का, और एग्रीकल्चर कैटल रियरिंग ये। तो उनकी वेल्थ क्या होती थी, कैटल एज वेल्थ, यानी जो कैटल्स होती थी या फिर जो उनके डोमेस्टिकेट एनिमल्स होते थे वो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट वेल्थ होती थी। सो काउ वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ वेल्थ। सबसे इंपॉर्टेंट वेल्थ किसको माना जाता था, काउ जो रहती थी उसको। एंड द टर्म गौ, यानी काउ जिसका मतलब होता है गौ, आज भी हम गौ माता जैसे कहते हैं, तो वो टर्म गौ जो है वो ऋग्वैदिक पीरियड से आया है। फ्रिक्वेंटली अपीयर एंड अ वेल्दी पर्सन वॉज कॉल्ड गोमत, यानी जिसके पास बहुत ज्यादा गाय रहती थी, गौ रहती थी या फिर काऊ रहती थी, उसे गोमत कहा जाता था। तो वो पर्सन सबसे ज्यादा वेल्थीएस्ट माना जाता था उस टाइम पे। तो जिसके पास जितनी गाय है उसके हिसाब से उन्हें क्या माना जाता था, वेल्दी माना जाता था। कॉन्फ्लिक्ट एंड वॉर, यानी गविष्ठी लिटरली सर्च फॉर काउज, यानी गाय के लिए युद्ध होता था उस टाइम पे। तो गविष्ठी जो वर्ड है वो यूज किया जाता था। वर ऑफन फॉट ओवर द केटल, दे वर ऑल्सो यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी उन्हें एक्सचेंज भी किया जाता था। किसके बदले, यानी जैसे बार्टर एक्सचेंज होता है ना कि कोई अनाज देता है और सामने से अनाज लेता है, उसी तरीके से एक्सचेंज ऑफ काउज भी होता था किसी और चीज के बदले। अब हम बात करते हैं उस टाइम की एग्रीकल्चर कैसा था। तो पैस्टोरलिज्म और जो काउ था वो उसका प्राइमरी था, सबसे इंपॉर्टेंट, और एग्रीकल्चर की अगर बात करें तो वो सेकेंडरी था। तो एग्रीकल्चर वॉज अ सेकेंडरी ऑक्यूपेशन मान सकते हैं, जैसे आज हमारे सेकेंडरी ऑक्यूपेशन माइनिंग है उस तरीके से रहती है, तो ये एग्रीकल्चर उनका सेकेंडरी रहता। तो क्या इंपॉर्टेंट क्रॉप्स जो थी वो कल्टिवेटेड किए जाते थे, बरेले, जिसको क्या बोला जाता था, यावा, है ना, यावा कहा जाता था। ये ओल्ड नेम आपको याद रखने, एंशियंट नेम्स आपको याद रखने, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यावा कौन सी क्रॉप है, तो बरेली, है ना। दे यूज्ड वुडन फ्लग पुल बाय द ऑक्सन, यानी जो बेल होती थी उनके द्वारा जो वुडन फ्लग है, यानी जो लकड़ी का फ्लग होता है उसको पुल किया जाता था, किसके थ्रू, जो बेल होती थी, और वो जो खेत को उसमें चलाया जाता था, तो वुडन फ्लग यूज किया जाता था। इसके बाद वीट जो है जिसे गधुमा कहते थे, और राइस जिसको विरही कहते थे, वर नॉट सिग्निफिकेंट अंटिल द लेटर वैदिक पीरियड, यानी हम कह सकते हैं कि अर्ली वैदिक पीरियड के अंदर वीट और राइस नहीं थे, सिर्फ बरले जो था यानी यावा जिसे कहते थे वो इनका मेन और कल्टिवेटेड क्रॉप था। अब हम बात करते हैं क्राफ्ट एंड ऑक्यूपेशन, यानी उस टाइम पे क्राफ्ट क्या था और ऑक्यूपेशन था। तो वेरियस क्राफ्ट एग्जिस्टेड, काफी क्राफ्ट जो थे वो थे, इंक्लूडिंग कारपेंटरी जिसमें रथकारा, चैरियट मेकर यानी रथ बनाना, है ना। कारपेंटरी इसका मतलब ये नहीं कि आज काफी अलग अलग चीजें बनती है कारपेंटरी के अंदर, उस टाइम पे रथकारा होते थे यानी चैरियट मेकर, रथ को बनाते थे वो। देन आफ्टर वीविंग है, पोट्री है, और मेटलर्जी यानी जो मेटल से चीजें बनती है वो भी यहाँ पर बनाई जाती थी। द टर्म अयास लाइकली कॉपर और ब्रॉन्ज के लिए ये वर्ड यूज होता था। इंडिकेट फैमिलियरिटी विद द मेटल वर्किंग, तो मेटल वर्किंग के लिए ये यूज होता था। तो आपको ये वर्ड याद रखना है कि क्या वर्ड है, अयाज, है ना। और गोल्ड किसके लिए यूज होता था, हिरण्य, यानी गोल्ड को क्या कहा जाता था, हिरण्य, जिसका मतलब गोल्ड था, और सिल्वर जो था उस टाइम पे नहीं यूज होता था, वॉज नॉट। तो गोल्ड तो था,
लेकिन सिल्वर नहीं था। अब ये आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अर्ली पीरियड में क्या था और लेटर वैदिक पीरियड के अंदर क्या था। अब बात करते हैं यहाँ के ट्रेड एंड कॉमर्स की। ट्रेड वॉज लिमिटेड एंड प्राइमरली कंडक्टेड थ्रू अ बार्टर सिस्टम, जो कि हमने पढ़ा कि बार्टर सिस्टम क्या होता है, लेन देन करना, कि अब मुझे चावल चाहिए और अगर तुम्हें गेहूं चाहिए तो हम दोनों एक्सचेंज कर लेते हैं, वो होता है बार्टर सिस्टम। उस टाइम पे कोई पैसा नहीं था। और जैसा हमने पहला पढ़ा कि काउस का भी क्या होता था, एक्सचेंज होता था, उसे भी एज अ चेंज में लिया जाता था। द पानीज आर समटाइम मेंशन एज अ ट्रेडर्स, यानी ट्रेडर्स को उस टाइम पे पानीज कहा जाता था। एंड देयर वाज नो वाइड स्प्रेड यूज ऑफ कॉइन्स, यानी कोई किसी भी तरह का कॉइन यहाँ पर नहीं था। अगर टैक्सेस की बात करें, राजन डिड नॉट लेवी रेगुलर टैक्सेस, यानी कोई रेगुलर टैक्सेस यहाँ पर नहीं यूज किए जाते थे। यहाँ पर एक बाली करके जो वर्ड है वो यूज किया जाता था, जो कि गिफ्ट्स, यानी अगर पीपल जो है वो अपनी मर्जी से राजन को कोई गिफ्ट देते हैं तो उसे बाली कहा जाता था। इसके बाद करते हैं पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। तो ट्राइबल रूल्स था और असेंबलीज थी, मतलब ट्राइबल का रूल्स था और असेंबलीज लगती थी। यानी इंपॉर्टेंट फैक्टर या फिर यूनिटी क्या थी, ट्राइबल। जैसे हमने कहा 275 टाइम यूज हुआ रिंग वेदा के अंदर। द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वॉज ट्राइबल एंड मोनार्शियल, यानी मोनार्शियल यानी राजा होना, राजा का पुत्र जो है वो राजा बनेगा, उसको हम मोनार्शियल सेटअप बोलते हैं। और आज हम क्या है, डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जहाँ पर राजा वाजा नहीं होता है, वहाँ पर इलेक्शन होता है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रेसिडेंट्स होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है। लेकिन मोनार्ची के अंदर राजा होते थे, रानी होती थी, उनके पुत्र होते थे, वैसा। सो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था वो ट्राइबल और मोनार्शियल सिस्टम था। सबसे पहले राजन जो कि ट्राइबल चीफ था, हमने पहले ही पढ़ा कि जो ट्राइब्स होते थे वो क्या होता था, यानी जन, जिसे हम कहते थे कि काफ़ी ज़्यादा क्लेन और काफ़ी ज़्यादा जो विलेजेस हैं वो मिलकर क्या बनाते थे, जन, और एक ट्राइब्स बनाती थी। और उसको कौन हेड करता था, राजन, जिसे हम गोमत कहते थे, है ना, गोमत। सो द राजन वॉज प्राइमरली अ वॉर लीडर होते थे एंड प्रोटेक्टर ऑफ ट्राइबल, जिसे गोपति जनसेनाएं कहते थे। तो गोमत नहीं, गोपति जनसेना जिसे कहा जाता था, जो कि लीडर होता था और जो कि इंपॉर्टेंट यानी प्रोटेक्टर होता था। हम कह सकते हैं ट्राइब को प्रोटेक्ट कौन करता था, राजन करता था। हिज पोजीशन वाज यूजुअली हेरिडिटरी, यानी उसका बेटा ही क्या करता था, राजा बनता था। बट समटाइम इलेक्टिव भी होता था। क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग या फिर वीक लीडरशिप होने की वजह से इलेक्शन भी होते थे। एंड ही डिड नॉट मेंटेन अ स्टैंडिंग आर्मी, किसी भी तरह की आर्मी जो थी वो यहाँ पर नहीं थी। इंस्टेड ट्राइब मेंबर्स फॉर्म अ मिलिटिया ड्यूरिंग वॉरफेयर एंड हिज मेन ड्यूटीज इंक्लूडिंग प्रोटेक्टिंग कैटल एंड लीडिंग इन द बैटल एंड परफॉर्मिंग सेक्रीफाइसेस, यानी लोगों के लिए सेक्रीफाइसेस करना, कैटल्स को प्रोटेक्ट करना, लोगों को प्रोटेक्ट करना, उसकी ड्यूटी होती थी, मेन ड्यूटी। तो आज हम ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा लेक्चर है ये और एक लेक्चर के अंदर हम इतना ज़्यादा नहीं कवर कर सकते, आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। तो हम क्या करते हैं, आज यहाँ तक ही पढ़ते हैं, राजन तक। इसके बाद हम पूरी पॉलिटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और अगर आपको एक वीडियो के अंदर चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन करना, मैं पूरा एक साथ बनाकर आपको अपलोड कर दूंगी वीडियो, ताकि आपको हेल्पफुल होगा। तो आपको अगर चाहिए तो कमेंट ज़रूर करिएगा, और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हमारे चैनल को हेल्प हो, और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उसको भी हेल्प हो। आप